बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑलरेडी आपकी 2 क्लास आ चुकी हैं, ये आपकी 3rd क्लास है और एक आइडिया टेंटेटिव ये है कि 10 क्लास में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। टाइप ऑफ टीचिंग नया टॉपिक है आपका, यूनिट 1.1 का ही टॉपिक है। टाइप ऑफ टीचिंग में ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सिस्टम, अलग अलग आधार पे हम कितने प्रकार की टीचिंग में बांट सकते हैं। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बुक है आपकी BS ब्लूम की, BS ब्लूम ये है आपकी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया है। ये आपकी बुक आती है और यहाँ से आपका नेट JRF की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस चीज को आपको डीपली समझ लेना है। BS ब्लूम की बुक है, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, इंपोर्टेंट बुक है, पॉइंट आउट कर लेना। इसमें पहला दिया है इन्होंने कॉग्निटिव लेवल। अब ये आप समझोगे कैसे, मैंने आपको बताया था कोई भी व्यक्ति MLT, ULT और RLT, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने RLT पहले किया हो MLT बाद में किया हो। हम सब लोगों की लर्निंग प्रोसेस यहाँ से ऐसे जाती है। ठीक है, और सीखने का भी एक प्रक्रिया है, सीखने की एक प्रक्रिया है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप पहले पूछे जाते हैं, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। किस टाइप की लैंग्वेज होती है। BS ब्लूम की बुक द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में BS ब्लूम ने 3 प्रकार बताए हैं। प्रथम स्तर पे संज्ञानात्मक है, और संज्ञानात्मक में उच्च पर, चरम पर या हाईएस्ट पर क्या है, तो आपका आंसर आएगा मूल्यांकन। बेटा ये प्रोसेस है आपका स्टेप बाय स्टेप सीखना। कहाँ पे, कॉग्निटिव लेवल पे, ओब्लिक ये कह सकते हो MLT लेवल पे, स्मृति स्तर पे। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम कैसे सीखते हैं, सबसे पहले होता है हमें ज्ञान, फिर हम उसको करते हैं अंडरस्टैंडिंग, अवबोध, फिर हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करते हैं, फिर हम करते हैं विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन बनेगा, एक तो सही कूट का चयन कीजिए, सही क्रम में जब ये लगेंगे आपके, ये सीक्वेंस होनी चाहिए, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब हमें समस्या कहाँ आती है, हम सबसे बाद में सोचते हैं नॉलेज को। व्यवहारिक तौर पे आपके माइंड में ये चीज होगी, ज्ञान सब चीजों का भंडार है, ज्ञान यानी कि लास्ट प्रोडक्ट है। नहीं, जब कॉग्निटिव लेवल पे हम बात करेंगे तो नंबर 1 पे ज्ञान है, नंबर 2 पे अंडरस्टैंडिंग है, नंबर 3 पे एक्सपेरिमेंट है, नंबर 4 एनालिसिस, नंबर 5 सिंथेसिस और 6 में, और ये आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है जैसे तोता याद करता है, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, हिस्ट्री के पेपर में आया बेटा, ये पूरा दे दिया। BS ब्लूम की बुक भी दे देते हैं वहां, और संज्ञानात्मक स्तर पे उच्च पे क्या था, तो मूल्यांकन इसमें दिया है। ठीक है, तो आप याद कर लोगे, ये क्वेश्चन मैं आपसे टेस्ट में पूछूंगा। कॉग्निटिव लेवल हो गया, इसे आप MLT भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है अफेक्टिव लेवल, भावात्मक, अनुभूतिपरक, वीरगाथा, आत्मकथा या संवेदात्मक रूप से जुड़े मुद्दे, ये आपके आ गएंगे इमोशनल डेवलपमेंट में, या ULT भी इसे आप कह सकते हो, अवबोध स्तर भी इसको आप बोल सकते हो, अफेक्टिव लेवल। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, ग्रहण किया, अनुक्रिया की, अनुमूल्यन किया, संकल्पना, संगठन और चरित्र निर्माण। इसका लास्ट प्रोडक्ट है आपका कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। और कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में मैंने उस दिन भी आपको बात बताई थी, कैरेक्टर, ह्यूमन के कैरेक्टर में बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं, किसी एक पैरामीटर के बिहाफ पर आप किसी का कैरेक्टर असेसमेंट नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखना बेटा, कैसे चीजें होती हैं, ग्रहण किया हमने, रिसीव किया, क्या किया रिसीव, किसी भी व्यक्ति ने हमें कोई आइडिया दिया, हमने उसे ग्रहण किया। अब रिसीव करने के बाद हमारे अनुक्रिया होगी, अनुक्रिया रेस्पॉन्ड। देखो अनुक्रिया क्या होती है, आपने भोजन देखा, आपको भूख लग रही है, तो आपका जो बॉडी है वो क्या कर रही है, रेस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है ना, जो मुंह में पानी आना, तो अनुक्रिया की। ठीक है, अनुमूल्यन क्या होता है, हम अपने काम की चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो बेकार की चीजें हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही हमारी पर्सनालिटी या नॉलेज बिल्डअप होने की बात है। सर्दियों में जब मूंगफली खाते हो आप, तो क्या चीजें रिजेक्ट कर देते हो, छिलका और गिरी खा लेते हो। तो ऐसे ही हम अपने काम की चीज को तो यहाँ स्टोर कर लेते हैं, बाकी का जो हमारे काम की नहीं है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं।
संकल्पना, एक इमेज हमारे माइंड में बन जाती है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है, संकल्पना जिसको बोला है। ठीक है। संगठन, इनकी टोटलिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करती है और सबकी टोटलिटी हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग कर देती है। कैरेक्टर बिल्डिंग में किसी भी व्यक्ति के सोचने, समझने, कार्य करने, लोगों से व्यवहार करने का तरीका सब कैरेक्टर बिल्डिंग में आपकी आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये देखना, इस प्रक्रिया के थ्रू हमारी नॉलेज बिल्डअप होती है। एवरी स्टूडेंट गैदर नॉलेज थ्रू दिस प्रोसेस। एवरी स्टूडेंट नहीं, हम सब इस दुनिया में जो भी है, पहले हमें ज्ञान होता है, फिर अवबोध करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान कैसे होता है देखोगे ना, छोटे बच्चे का एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि ज्यादा अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाए। छोटे बच्चे को पता चलता है पॉलीथीन जो आती है ना, घर में पैकेट आया, वो खाली हो गई तो उसको जलाना सीखता है वो, उसे पता चला कि माचिस से ये जलती है, ज्ञान हो गया उसे, उसने उस चीज को अंडरस्टैंड किया कैसे जलती है, जला के वो देख रहा है और वो प्रयोग करके देख रहा है कि वो जो उससे वो दिलती है ना ड्रॉप और उनमें आग जलती रहती है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और कई कई बार इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, वो बच्चे के ऊपर ही डल जाती है, तो उसे नॉलेज हो जाती है कि भाई ये काम नहीं करना है, ये बड़ा खतरनाक है। तो इस तरीके से नॉलेज एक्वायर करते हैं, ये आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। रिसीव, रेस्पॉन्ड, रिजेक्शन, अनुमूल्यन, कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, बट जब आप 2-3 बार इसे याद करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये बेटा स्टेप बाय स्टेप है, ये ऐसे नहीं करना हमें इसे पहले ले जाएंगे इसे बाद में ले जाएंगे। किसी भी व्यक्ति का, इससे मैं बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के डिसीजन कैसे होते हैं, ध्यान रखना। आपके अंदर एक द्वंद्व चलता है किसी भी चीज को लेकर के। कैसे चलता है द्वंद्व? सपोज दैट आप चाय की दुकान पे गए, ठीक है, आपने देखा वहां तो 250 लोग बैठे हैं चाय की दुकान पे और चाय की कीमत 20 रुपए। तुम्हारा माइंड कैसे करेगा, चाय वाले की तो बड़ी इनकम है। तुम्हारे मन में आइडियाज, थॉट डेवलप, एक है ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो ये विचार हमारे मन में फ्लुएंसी इनकी होती रहती है। कभी कभी आपके मन में कोई आइडिया आया, भाई मैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोल लेती हूँ, और तुमने कहा अरे वो मैं तो जेठ मने कर रहा है, मैं तो देवर मने कर रहा है, या पापा क्या कहेंगे, तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। पता चला पड़ोसन ने वो खोल लिया चार्जिंग स्टेशन और वो आने वाले 10 साल बाद करोड़पति होगी, तो तुम कहोगे अरे मेरे मन में भी आई थी ये बात। बट आइडिया को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये यहाँ पे हमने रिसीव किया कि चाय वाले के पास में 200 ग्राहक है, 20 रुपए की चाय, तो तुम कैलकुलेशन करते हो कितने की बैठी हो। सपोज दैट 500 ग्राहक आए उसके दिन में और 20 रुपए की चाय है, तो कितने की बैठी? कहीं से 1000 सुनाई दिया मुझे, मैथमेटिक्स कमजोर है। ठीक है, 10,000 हो गया, आपने रिसीव किया, नुक्रिया की, ये कैलकुलेशन करना, रेस्पॉन्ड हो गया। फिर आप क्या करोगे? फिर आप कहोगे 10,000 तो कमेंगे, पर पड़ोसी क्या कहेगा, चाय की दुकान खोल रखी है इन्होंने तो। फिर आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, नहीं मुझे तो इज्जत प्यारी है, मुझे पैसा प्यारा नहीं है, रिजेक्शन कर दिया। कॉन्सेप्ट बन जाता है। ऐसे ही संगठन, चरित्र निर्माण, ऐसे ही हमारा चीजें क्या है, हमारे अंदर जो है कोई भी डिसीजन होता है वो द्वंद्व के हिसाब से होता है। मैं ये कर लूं, उसके बाद में उसका एंटी आता है निकल के कि अगर ये किया तो ये होगा। अच्छा, फिर हम उन दोनों के बीच में प्रायोरिटी चुनते हैं। तो नॉलेज हम इस तरीके से एक्वायर करते हैं अफेक्टिव लेवल पे। ठीक है बेटा, अफेक्टिव लेवल में भावात्मक, अनुभूतिकारक, फीलिंग डेवलप करनी है। यहाँ स्टोरी के रूप में हम वीर गाथा की बात करते हैं। जब हम 6ठी क्लास में आए तो हमें रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी पढ़ाई गई, और रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी में ये बताया गया किस तरीके से झांसी की रानी लड़ाई लड़ी थी। तो देखोगे उसमें इसी तरीके से लैंग्वेज लिखी गई थी, और यहाँ पे बच्चे में क्या किया जाता है, उन मूल्यों का समावेश किया जाता है जो आपके वीर रस से रिलेटेड है, प्रेम रस से रिलेटेड है, या अदर जो हमारे भावात्मक डेवलपमेंट है वो कराए जाते हैं यहाँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लगभग 6 से 12 तक है। इसी चीज को देख लेना बेटा, ये हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाता है 12 तक। फिर है आपका साइकोमोटिव, विमर्शी स्तर या साइकोमोटिव। साइकोमोटिव में आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, इसी को ही हम विमर्शी स्तर बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में से बनते हैं। ठीक है, उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत। हैबिट किसी भी व्यक्ति का परमानेंट बिहेवियर है। आदत किसी भी व्यक्ति का स्थायी व्यवहार है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आदत से मजबूर मतलब कि। ठीक है, उद्दीपन हुआ बेटा, कार्यकरण,
नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत। ये आपका विमर्शी लेवल पे है। इस सीक्वेंस से आप नॉलेज एक्वायर करते हो हायर एजुकेशन लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे। तो यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ दिनों से यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों में अंतर है। अभिरुचि है सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, खेल या किसी भी चीज के प्रति हमारा इंटरेस्ट। और अभिवृत्ति होती है किसी भी चीज को देखने के बाद उसके प्रति क्या हमारा दृष्टिकोण है। दोनों को अंतर समझ लेना। माइन्यूटली चीजें हैं, थोड़ा सेपरेट लेके चलना है। इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये इस यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये आपको करना है। कॉग्निटिव लेवल, अफेक्टिव लेवल एंड साइकोमोटिव लेवल कर लोगे, कोई इश्यू तो नहीं है। कोई क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना। एक इसमें आता है उद्दीपन, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, लिख लो इसे, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। जिस बच्चे की समझ में आ जाए ठीक है, जिसकी समझ में ना आए नोट डाउन कर लेना। प्रयास करूंगा कि सभी को समझ में आ जाए। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी आपकी किस लेवल पे है? कॉग्निटिव लेवल पे। A4 ये ए है और ये आपका क्या है? एप्पल, बढ़िया वाला एप्पल। यानी कि भोजन आपको दिखाया गया है। भोजन आपका क्या है? स्टिमुलस है। और भोजन देखने के बाद आपके मुंह में जो पानी आया है वो रेस्पॉन्स है। ऐसे ही एप्पल जो आपको दिखाया गया है A4 एप्पल, तो वो आपका क्या है? स्टिमुलस है। और जो आप ए इंटरनलाइज कर रहे हो ये रेस्पॉन्स थ्योरी है। आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को कौन सी थ्योरी से हम इंटरनलाइज कराते हैं नॉलेज, ज्ञान, तो वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है। हायर एजुकेशन में ये कैसे चेंज हो जाती है? RS थ्योरी। इसमें हम पहले एक्शन करते हैं और इसके बाद रिजल्ट निकल के आता है। PhD कर रहे हो, PhD के बाद आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे, तो वहां RS थ्योरी आएगी बेटा। समझ में तो आ गया होगा। अब सबकी गर्दन हल्दी है वैसे, पर जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब पता चलेगा कि कितना कंफ्यूजन है नहीं? चलें आगे, चलते हैं बेटा आगे। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल, MLT, ULT, RLT, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। 1 to 5, 6 से 12 और 12 प्लस। ठीक है बेटा। यहाँ पे इनके प्रतिपादक पूछे जाते हैं बेटा। हर्बर्ट मॉरिसन हंट, प्रोपाउंडर ऑफ MLT हर्बर्ट हैं, ULT मॉरिसन है और RLT आपके हंट है। नेचर ऑफ टीचिंग, कितने प्रकार की नेचर के आधार पे यहाँ आप देखोगे टीचिंग को यहाँ डिवाइड किया गया है। डेस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, व्याख्या करना, स्पष्ट करना। डायग्नोस्टिक, निदान करना, कारण को ज्ञात करना। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्डअप होता है तारे जमी पर। किसी बच्चे की क्लास में जो उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर का सबसे पहले कार्य है कारण की जांच करना। क्या करेगा वो? कारण का पता करता है। अगर कारण का पता चला तो आधा समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है। रेमेडियल, उपचारात्मक समस्या है। रेमेडियल का मतलब उपचारात्मक। एजुकेशनल मैनेजमेंट के आधार पर यहाँ पे आपके कितने प्रकार के बांटे गए हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल। ऑलरेडी बहुत डिस्कशन इन पे हो चुका है। ठीक है। देखो बेटा, ये टाइप ऑफ टीचिंग है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस लेवल। BS ब्लूम का आपका हो गया है। ठीक है। आपके हर्बर्ट मॉरिसन हंट, MLT, ULT, RLT हो गया है वही चीज, बट हमने नाम अलग अलग दिए। डेस्क्रिप्टिव टाइप एक आपका आएगा। डेस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब है वर्णन करना। जब क्लास में किसी टॉपिक के बारे में हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, दैट टाइप नॉलेज टीचिंग नोन एज डेस्क्रिप्टिव। डायग्नोस्टिक, जब हम किसी समस्या के निदान के बारे में बात करते हैं तो निदानात्मक। और रेमेडियल, जब किसी चीज के उपचार की हम बात कर रहे हैं तो वो उपचारात्मक आ जाएगी। मैनेजमेंट के आधार पर फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल आ जाएंगी आपकी। ये ऑलरेडी हम काफी डिस्कशन इसमें कर चुके हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ वर्ड यूज होते हैं। एक है ऑटोक्रेटिक, क्लास में टीचर की डोमिनेंसी, निरकुशता, शिक्षण, या डेमोक्रेटिक। यहाँ पे हम बताएंगे कि जैसे ये स्टेट है, देखो ये एजुकेशन सिस्टम है और ये स्टेट है। स्टेट ये कहता है कि एजुकेशन कैसी होगी, ये स्टेट ही डिसाइड करता है और कोई डिसाइड नहीं करेगा, राज्य डिसाइड करेगा। दैट इज द ऑटोक्रेटिक सिस्टम। कहाँ पे? मैक्रो लेवल पे। मैक्रो का मतलब व्यापक स्तर पे। बट इन द क्लासरूम, यहाँ टीचर ही डिसाइड करेगा क्या होना है।
तो ये क्लासरूम आपका ऑटोक्रेटिक सिस्टम कहलाएगा। समझ लेना बेटा, एजुकेशनल मैनेजमेंट के आधार पर अगर एजुकेशन का स्वरूप राज्य के द्वारा निर्धारित हो रहा है तो वो क्या है, निरकुश। अभी आप एक चीज बताओ, पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आई है भारत की? 1968। वेरी गुड। 19 किसकी रिकमेंडेशन पे आई? इसकी रिकमेंडेशन पे भारत की पहली शिक्षा नीति आपकी आई और सरकार ने एज इट इज उसको इंप्लीमेंट किया है। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे ऐसे कैसे कर सकते हो आप, भूल कैसे सकते हो इस चीज को? तो बताओ, भूले नहीं हो तो बताओ। कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे आपकी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई। अब कोठारी कमीशन को ही क्यों बैठाया गया? दैट इज द डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ स्टेट। राज्य ये कहता है कि भैया जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बैठ के तय करो कि क्या होना है। तो ये हमारे जो मूल्य कहलाते हैं डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक मूल्य कहलाते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू कहलाते हैं। जब हम सब लोग मिल करके डिसीजन लेते हैं क्या होना है। तुम्हारे से डिसीजन लिया गया ना कि क्लास कैसी चलनी चाहिए, पहले मैथ की क्लास लगा देते हैं, उसके बाद मेरी क्लास होगी, इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका ओवरऑल सब्जेक्ट टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। आपको जो एग्जाम में जाओगे प्रिपरेशन करके वो लगभग हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अचीव कर सकते हैं। आपकी कंसेंट ली गई, दिस टाइप ऑफ टीचिंग कहलाती है आपकी डेमोक्रेटिक। अगर मैं ही एक ऐसा ऑर्डर पास कर दूं सुबह 5 बजे से क्लास होगी, आपको करनी ही करनी है, तो तुम कहोगे सर तो तानाशाही दिखा रहे हैं। ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका लसाज फेयर यहाँ दिया हस्तक्षेप नीति, जिसमें कि यहाँ स्टेट एजुकेशन सिस्टम में कोई इंटरफियर ना करे, तो आपकी कहलाती है लसाज फेयर हस्तक्षेप नीति। ये पॉलिटिकल सिस्टम से हमने वर्ड लिए हैं, इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर क्लासरूम के या एजुकेशन के टाइप को डिसाइड किया है। समझ गए? ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन प्रेजेंटेशन, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड कौन सा होगा टीचिंग का? टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड जिसमें कि ये अपेक्षा की जाती है कि लर्नर सबसे ज्यादा नॉलेज एक्वायर करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है क्या? डेमोन्स्ट्रेशन। अभी आपके आएंगे टाइप ऑफ टीचिंग, एक आएगा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में पूर्व निर्धारित विषय पे टीचर आता है क्लासरूम में, 1 घंटा बोलता है और वो चला जाता है। इसमें बच्चे हमारे पैसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में जितना इन्वॉल्वमेंट आपका होगा, इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये ऐसा है कि इस प्रक्रिया में आपको रिएक्शन करना ही करना है। मैं आपसे बोलता हूँ क्वेश्चन पूछो, अब जब क्वेश्चन पूछोगे तो आपकी ज्यादातर सेंस यहाँ अपीयर रहेंगी। पता चला मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम सुबह जो खीर खा के आए हो उसमें इंटरेस्ट आ रहा, भाई बहुत बढ़िया थी यार, आज मम्मी ने बहुत बढ़िया खीर बन, तो ये क्या है, तुम्हारी सेंस तो वहां गई हुई है। जब यहाँ आप उसमें इन्वॉल्व होगे टीचिंग प्रक्रिया में, लर्निंग प्रक्रिया में, तभी आपका ज्यादा से ज्यादा लर्निंग होगी, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन है प्रदर्शन विधि। जब बच्चा हमारे यहाँ आता है तो क्या कहता है, सर 2 दिन का डेमो चाहिए। दुनिया का सबसे ज्यादा बेवकूफ वाला क्वेश्चन है ये। इंटरव्यू कमेटी आपका क्या लेती है? इंटरव्यू लेती है। कौन लोग इंटरव्यू लेंगे? जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे। किसका इंटरव्यू ले रहे हैं? कैंडिडेट का। अगर कैंडिडेट ज्यादा नॉलेजेबल है तो क्या कोई उसका इंटरव्यू ले सकता है? अब टीचर का डेमो वो स्टूडेंट लेगा जो बिल्कुल बेचारा वीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड उसे नहीं आता, अब वो टीचर का डेमो लेता है पढ़ाने के लिए। तो कैसा, क्या ये सुटेबल है कि कोई बच्चा किसी टीचर का डेमो ले रहा है? डेमो का मतलब है बेटा प्रदर्शन, यानी कि वो किस तरीके से वो चीजें क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, वो बच्चा डिसीजन ले रहा है जो कुछ जानता नहीं है। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है करके दिखाना, इसी को भी बोलते हैं डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन विधि। बट आप देखोगे ना कहीं कहीं हमने इसे कैसे इंक्लूड किया है, लेक्चर डेमो मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग लर्निंग, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन में, प्रदर्शन विधि में आपकी चीजें ज्यादा एक्टिव रहती हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि कोई मूवी का डायलॉग आपके सामने बोल रहे हैं तो तुम तुरंत बताओगे सर वो थी, क्यों? क्योंकि आपकी सेंस ज्यादा एक्टिव है उस प्रोसेस में। आप मूवी ऐसे देख रहे हो, पता नहीं चला 3 घंटे कब निकल गए। जिस तरीके से क्लास को भी अगर इसी तरीके से आप देखने लगोगे, क्लास में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो फिर ये लर्निंग भी आपको ऐसी होगी, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, आपके मन में ये इंटरनलाइज हो जाएगी। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है प्रदर्शन करना, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करना, लर्निंग बाय डूइंग। और एक्शन ओरिएंटेड का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड टीचिंग। किस किस बच्चे ने होम साइंस के वो दिए प्रैक्टिकल?
नहीं दिया। आप लड़कियों के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, होम साइंस में गैस सिलेंडर ले जाती हैं घर से, पकौड़ी बनाती हैं, वहाँ टीचरों को खिलाती हैं। हाँ, तो वो एक्शन ओरिएंटेड हो गया आपका। होम साइंस में करके दिखाना। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में आपका जो टेस्ट होता है वो यहाँ नहीं होता है, इनसाइड द क्लासरूम नहीं होगा, वो आपका फील्ड में जाके होगा। एक्शन ओरिएंटेड टीचिंग हो जाएगी वो, आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, फील्ड में। तो ये इस टाइप के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, प्रेजेंटेशन, डेमोस्ट्रेशन और एक्शन ओरिएंटेड। ये आपके टाइप ऑफ टीचिंग आगे सबसे ज्यादा बीएस ब्लूम वाला पार्ट है, उसमें से क्वेश्चन आपका आता है, वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे वो। 1.2 आ जाता है बेटा, 1.1 आपका क्लियर हो गया है, 1.6 तक है आपके। 1.6 में आपकी कम्युनिकेशन की यूनिट है, वो ऑलरेडी आपको यूनिट 4 में मिलेगी, यहाँ इंट्रोडक्शन में उसका करा दूंगा। 1.2 शिक्षार्थी की विशेषताएं। अब तक जो चीजें हमने क्लियर की हैं, आपका टीचर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। टीचर को कोई, अगर आप देखोगे टीचर कह रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो हमें पहले उसे आपको दिखाना है कि हम भी इसी चीज को कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ डाबर च्यवनप्राश खाना चाहिए जी, और हमारे यहाँ च्यवनप्राश का डिब्बा है रखा है, तो सर खा रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। और मैं दूसरा कोई च्यवनप्राश ले रहा हूँ, वो डाबर वालों का नहीं है, और मैं कह रहा हूँ डाबर का खाना आपको, तो आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छा सर अपने आप तो ये कर रहे हैं, हमें इस चीज का, तो वो आप इंटरनलाइज नहीं करोगे। तो शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, इस चीज का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टीचर को वो चीज अपने एक्शन में, अपने व्यवहार में ला करके आनी चाहिए जो बच्चे को हम करने के लिए कह रहे हैं। मूल्यों की एजुकेशन में एक क्वेश्चन बनता है, वैल्यू एजुकेशन में, टीचर जैसा होगा अगर वैसा ही बच्चे के लिए कहेगा तो आप इजीली एक्सेप्ट करोगे, हाँ हमारे सर भी ऐसे ही हैं। तो व्यवहार में पहले हमें लेकर आनी है। शिक्षार्थी की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। शिक्षार्थी जो टीचर लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो चल रहा है, इसमें उसे बिलीव हो। पहली बार बिलीव का सबसे बड़ा इफेक्ट है प्लेसिबो इफेक्ट, मैंने नोट कराया आपको। बिलीव का मतलब क्या है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, देखो बेटा एक थ्योरी है, सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, आपका बिलीव सिस्टम आपका रिजल्ट लेके आएगा, आपका परिणाम आपके रिजल्ट पे निर्भर, उस पे बिलीव सिस्टम पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया एक वर्ड आता है एथनोमेडिसिन। आज आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर के तुरंत चले जाते हो। पहले डॉक्टर नहीं थे, पहले कौन लोग थे, भक्त टाइप के होते थे। वैद्य से भी आगे चले जाओ, भक्त होते थे और वो आपको एक राख ऐसे करके दे देते थे, भभूत बोलते थे जिसे हम, भभूति बोल देते थे, और उसे आप लेते थे और तुरंत आराम लगता था। उसका कारण ही प्लेसिबो इफेक्ट था। बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, जैसा बिलीव सिस्टम आपका होगा ऐसे ही आपको रिजल्ट मिलने वाला। आप देखोगे, मैंने खुद फील किया है, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ तो खुद हमारी लाइफ में हम अप्लाई करके देखते हैं। जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, गाँव में झोला छाप डॉक्टर के यहाँ, देखना वो ऐसे कैप्सूल तोड़ तोड़ के पुड़िया बना करके देता है। पहले ही पुड़िया लेते ही 10 मिनट में आराम, क्योंकि हमें पता है कि हम डॉक्टर से दवाई ले चुके हैं। और ध्यान रखना, कभी किसी व्यक्ति को, अननोन को, तुम उसमें शुगर की कैप्सूल, कैप्सूल का वो कवर आता है ना, उसकी दवाई निकालो, उसमें चीनी डालकर उसे कैप्सूल दे दो कि भैया ये तुम्हारे सर दर्द में आराम करेगी, और बहुत बढ़िया कैप्सूल है ये, 100 रुपए का एक आया है। तो ध्यान रखना, वो कैप्सूल लेते ही 5 मिनट बाद पूछना कुछ आराम है, हाँ जी आराम लग गया, चाहे वो शुगर ही है। तो यहाँ बिलीव सिस्टम हमारा डिपेंड करता है रिजल्ट को, परिणाम हमारा बिलीव सिस्टम से आएगा। तो शिक्षार्थी का बिलीव सिस्टम उसमें होना चाहिए। मैंने उस दिन बताया था आपको प्लेसिबो इफेक्ट। अगर टीचर में फेथ नहीं है आपका, उस प्रक्रिया में ही फेथ नहीं है, तो आप में परिवर्तन नहीं होगा। किसी सत्संग में आप जा रहे हो, दो तरीके से जाते हैं, एक तो हम टूर के तौर पे जाते हैं, एक हम जाते हैं कि नहीं हमें वहां से मूल्य सीख करके आने, क्या कह रहे हैं बाबा जी। अब बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, भैया ये नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, और तुम पीछे बैठे कह रहे हो हाँ नहीं पीनी चाहिए, फिर तो ठेके बंद हो जाएंगे। ये तुमने वो इंटरनलाइज नहीं की है। अगर आपने उनकी बातों को एज इट इज इंटरनलाइज किया है, तो आपकी व्यवहार में, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा। चेंज कब नहीं आएगा, जब आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हो, रिसीव करने में कहीं ना कहीं अवरोध आ रहा है। तो शिक्षार्थी का शिक्षण के प्रति क्लासरूम में एक पूरा डिवोशन होना चाहिए। शिक्षार्थी की क्या क्या विशेषताएं, इस पे क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शिक्षक, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, इन सभी पॉइंट्स को लेकर के आपका डिस्कशन किया जाता है। सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, स्वास्थ्य सबसे पहली बात है। कोई बच्चा अगर दिक्कत करता है कि जी बुखार है, 2 दिन और एक्स्ट्रा रह गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप लर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा,
आप क्लासरूम में बैठे हो तो क्लास के बारे में ही आपको सोचना है। मैंने आपको बताया टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। शिक्षक की बैकग्राउंड, स्टूडेंट की बैकग्राउंड प्रभावित करती है क्लासरूम टीचिंग लर्निंग को। अगर कोई बच्चा है घर से वो प्रॉब्लम है, घर से उसे रोटी नहीं दी है घर वालों ने, तो वो टेंशन ले जाएगा और वो पढ़ेगा नहीं। तो यहाँ क्लासरूम में आपको सेटिस्फैक्ट्री होकर के बैठना है, अच्छे तरीके से चीजें रिसीव करनी है और टारगेट ओरिएंटेड रखना है। ध्यान रखना बेटा, किसी भी स्टूडेंट के बारे में 100% रिजल्ट की गारंटी दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? जिस दिन आप ये टिकटॉक पे, जो इंस्टा है, ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए स्लो पॉइजन है। जिस दिन इस पे आप लग जाते हो तो लगभग आपका दिन का 3-4 घंटे 6 घंटे स्क्रीन टाइम आपका हो रहा है। वो 6 घंटे आपका जो वेस्टेज हो रहा है वो आपको अपनी सक्सेस से और टारगेट से दूर लेकर के जा रहा है। तो क्या क्या अपेक्षाएं आपसे की जाती हैं जब आप स्टूडेंट हो, तब इस मोबाइल से भी दूरी बना करके रखें। हालांकि आज बहुत कम बच्चे हैं जो मोबाइल से दूरी बना कर रख रहे हैं, और ये समस्या ऐसी है कोई घर नहीं बच रहा इससे। मोबाइल का समस्या छोटे बच्चे से लेकर 12th तक। 12th में जा करके हम फिर उसका गुंडा खोल देते हैं, वो फ्री हो जाता है, फिर कहीं घूम गई, फिर वो ज्यादा जोर नहीं लगाता। ध्यान रखना, घर में जो पशु बना होता है और एक व्यक्ति, दोनों की मूल प्रवृत्ति लगभग समान होती है। वो तब तक जोर लगाता है जब तक वो खूंटे से बंधा हुआ है। जिस दिन उसे तुमने खोल दिया वो कहीं नहीं जा रहा, फिर उसे चाहे तुम भगाओ पीटो, वो नहीं जा रहा कहीं भी। तो ध्यान रखना, जब बच्चे को हम 12th तक मोबाइल नहीं देते तब तक वो मम्मी का पापा का, ध्यान रखना, वो बड़ा मैनिपुलेशन करता है, मैं मम्मी का बच्चा हूँ, मम्मी से फोन चाहिए ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। किशोर जो बच्चा पढ़ रहा है उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ध्यान रखना, 18 से लेके 25 तक जिस बच्चे ने, 12 से, वैसे तो 12-14 साल से कहते हैं हम, 15 से 25 तक जिस बच्चे ने सोशल मीडिया से दूरी बना के रख ली और अपने आप को सही दिशा में, डायरेक्शन में लेकर के चला गया, उसको सक्सेस मिल जाएगी। बट इसी टाइम में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि चलो अब ये तो लाइफ जो है उम्र मजे लेने की है, हम तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, घर वालों को जान दो बाहर में। वो आपको डाइवर्जन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट कैसे मिलेगा, शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कशन होता है। यहाँ ज्यादा कंटेंट आपका है नहीं। जो आपसे अपेक्षाएं रखी जाती हैं क्लासरूम में टीचर को या आपके घर वालों को, जो आपको पढ़ाने भेज रहे हैं उन्हें, वो सब अपेक्षाएं यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं। आप इमोशनली भी बैलेंस हो, साइकोलॉजिकली भी बैलेंस हो, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, आपका कहीं टाइम वेस्ट ना हो रहा हो। टाइम वेस्ट होने के कई तरीके हैं। एक वो दोस्त, चल भाई पिज्जा खा के आएंगे, यहाँ तक ही चल रहे पीवीएस तक, 1 घंटे की बात है, पता चला 1 घंटे के लिए गए, शाम तक मूवी देख के आ रहे हो आप, तो दिन आपका वेस्ट हो गया। और यहाँ गांधी जी कहते हैं कि जो हमने 2 रोटी खाई है सुबह, ये 2 रोटी खा करके आप आए हो, अगर आपने काम नहीं किया इनके बदले तो आप क्या हैं, चोर हैं। फिर मतलब कि हम इस दुनिया में सुबह जो भोजन लेते हैं इसका भी कार्य सुनिश्चित है। अगर हमने वही कार्य नहीं किया, ध्यान रखना, मैं भी आपको बताऊं, मैं आया हूं आपको पढ़ाने के लिए, 2 क्लास की आपकी, बहुत बढ़िया, मुझे सेटिस्फेक्शन, शाम तक कोई टेंशन नहीं है। और पता चला मैंने 20 मिनट क्लास ली और तुम्हें फिर मैंने भेज दिया, नहीं भैया और काम आ गया कुछ, तो ध्यान रखना शाम तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। मैं अपने से क्वेश्चन किए जाऊंगा कि ऐसी कौन सी बात है जो टेंशन हो रही है। टेंशन वो है कि जिस काम के लिए आप बने हो, अगर आपने वो काम ही नहीं किया तो आप, फिर आपको अंदर, आपकी जो अंतरात्मा है, अंदर का जो मन है, वो संतुष्ट नहीं होता। इसलिए स्टूडेंट का जो सबसे कार्य है प्राइमरी, वो है आपका पढ़ना। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दुनिया में ज्यादातर व्यक्ति उसी कार्य को नहीं करते हैं जिसके लिए वो बने होते हैं, और बाकी के सब कार्य करेंगे, वो उसको नहीं करेंगे जिसके लिए वो अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, ये हायर एजुकेशन में पता चलेगी। आप पढ़ाने के लिए अपॉइंटेड किए गए हो प्रोफेसर, आप एग्जाम कंट्रोलर बन रहे हो, आप मूल्यांकन करा रहे हो, आपका काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना। पढ़ा ही नहीं रहे हो, बाकी के सारे काम कर रहे हो, वीसी से मिलने जा रहे हो, रजिस्ट्रार से मिलने जा रहे हो, मूल्यांकन भी कर रहे हो, बच्चों को कह दी तुम पढ़ लो अपने आप। अरे तुम अपॉइंटमेंट तो इसी के लिए हुआ है आपका। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या है? किशोर वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था, शिक्षक की पूर्व अवस्था, पाठ्य योजना का निर्माण, बिंदु निर्धारण करना, अंतःक्रिया, छात्र अध्यापक के बीच संचालित शिक्षण के पश्चात की अवस्था, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर विचार। ये आपके बेसिक स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग है, वो हमने यहाँ पे जिक्र किया। ठीक है, सीखना क्या है? व्यवहार में दिखाई देने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। शिशु का आग में जलकर प्रतिक्रिया करना व्यवहार में परिवर्तन है। क्या? लर्निंग बाय डूइंग। मैंने कहा मोस्ट ऑफ द नॉलेज, स्टॉक ऑफ नॉलेज का जो पार्ट है वो आपका लर्निंग बाय डूइंग ही है। हम ज्यादातर अपनी लाइफ में
करके ही सीखते हैं। और लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। किसी भी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति अगर थक कर व्यवहार कर रहा है, दैट इज नॉट लर्निंग। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? किसी भी व्यक्ति का अधिगम क्या है? उसके व्यवहार में दिखाई देने वाला परिवर्तन। अधिगम से आज अधिगम एवं शिक्षण छात्रों के परिवर्तित व्यवहार है। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण भी जरूरी अधिगम होता है। सीखने की प्रक्रिया, कोई व्यक्ति थक कर व्यवहार कर रहा है तो अधिगम नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी व्यवहार है। आपने थक के कोई एक्टिविटी की है, आप सो गए और आप जब सुबह उठोगे तो आप बिल्कुल फ्रेश हो, तो आपका वो थका हुआ व्यवहार टेम्परेरी है। तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर नोन एज लर्निंग। थर्नाडाइक कहता है, जो मैंने अभी आपको बताई थी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी थर्नाडाइक की दी हुई है। आप जब इंग्लिश वाले नोट्स चलेंगे तब आपको सारे साइकोलॉजिस्ट यहाँ पढ़ाऊंगा मैं। लेव वाइगोत्स्की, थर्नाडाइक, बीएफ स्किनर, फ्रायड, ये सारे टॉपिक आपके उसमें कवर होंगे। बीएफ स्किनर का है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, एक्शन होगा उसके बाद में रिएक्शन होगा। वंशक्रम और वातावरण, जो मैंने आपको बताया था, पर्सनैलिटी इज इक्वल टू एनवायरमेंट मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर। ग्रेगर जॉन मेडल का है, आप ध्यान रखना, एक हमारा आता है, किसी भी ह्यूमन का एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। ह्यूमन छोड़ दो, एनिमल पे आ जाओ। उत्तराखंड में जो गाय हैं वो छोटी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उन्हें उसी तरीके का निर्धारित कर देता है जैसा क्लाइमेट चाहता है। फील्ड में रहने वाली बड़ी बड़ी होती हैं, वो देखोगे उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो फील्ड में घूम रही है, तो उनकी ग्रोथ बॉडी की ऐसी होगी। तो ये एक चीज है बेटा, ये वंशक्रम वातावरण का सिद्धांत आपका ग्रेगर जॉन मेडल का है। बायोमेट्री का सिद्धांत डाल्टन का है, इसे छोड़ देना बेटा। इसके बाद है 1.3, शिक्षण के प्रभावक तत्व क्या हैं। अब ये आपका पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20, 19, 20, 21, 22, 23 एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। इफेक्टिव कब होगी? मैक्सिमम जब डिलीवर चीजें होंगी। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया 100% कुछ नहीं होता। मैं आपको यहाँ क्लास दे रहा हूँ, टीचर है, स्टडी मटेरियल है, प्लस मैथोडोलॉजी है, प्लस आईसीटी है, इजिकल टू, अगर 90% भी आपका तक पहुंच गई कही गई बातें, कम्युनिकेशन इसमें आईसीटी में ही आ जाएगा। टीचर प्लस स्टडी मटेरियल प्लस मैथोडोलॉजी प्लस आईसीटी में ही कम्युनिकेशन हमारा हो जाएगा। कितनी पहुंची है? 90%, मैक्सिमम डिलीवर हो गया है। तो ये हमारा इफेक्टिव टीचिंग कहलाएगी। और सपोज दैट किसी दिन ये सारी चीजें हैं बट वो आपका 50% ही डिलीवर कर पाए हैं, तो वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं कहलाएगी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यहाँ लर्नर के व्यवहार में हम एक वांछित परिवर्तन देखना चाहते हैं, डिजायरेबल चेंज। आप मूल्यांकन करते हो ना, मूल्यांकन होता है आपका, तो आपको 100% हमने एक पेपर पढ़ा दिया, सभी सिलेबस कवर करा दिया, आपके मार्क्स कितने हैं? 80, 70, 60, 50, ये क्राइटेरिया आपका। तो मूल्यांकन में हम ये कहते हैं, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम ये पता करते हैं कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, इस चीज का पता लगाना हमारा मूल्यांकन कहलाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू हम इस बच्चे को यहाँ तक ले जाना चाहते हैं। अब वो कहाँ तक पहुंचा है इसका पता करना हम मूल्यांकन करते हैं। तो कोई 80% जाता है, कोई 90 जाता है, कोई 70 जाता है और कोई 50 भी रह जाता है। तो यानी कि उस बच्चे के व्यवहार में जो हम परिवर्तन देखना चाह रहे हैं उसकी कैटेगरी जो है वो मूल्यांकन के हिसाब से पता चलती है। तो लर्निंग हम यहाँ टीचिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर वो परिवर्तन हम देखना चाह रहे हैं, वो साइकोलॉजी डेवलपमेंट आपका देखना चाह रहे हैं, उस नॉलेज को इंटरनलाइज कर रहा हूँ थ्रू द कम्युनिकेशन। जो मेरे अंदर नॉलेज है मैं उसका ट्रांसफर आपको कर रहा हूँ। और इसमें जो ये हाव भाव हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो कम्युनिकेशन में आपका क्वेश्चन बिल्डअप होता है। तो ये सभी चीजें कौन कौन से इफेक्टिव लर्निंग कहलाएगी, क्या क्या फैक्टर हैं इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए, वो सब इसमें आपसे पूछे जाते हैं। क्या होगा, कैसे क्वेश्चन बनता है। दो वेरिएबल ले रहा हूं मैं आपको, शिक्षक का ज्ञान या संचार, इनमें से एक हमें सेलेक्ट करना है। अच्छे शिक्षक की बुनियादी आवश्यकता क्या है? कम्युनिकेशन। क्यों? देखो, अगर नॉलेज थोड़ी कम भी हुई और इफेक्टिव कम्युनिकेटर हुआ, गांव में कहते हैं ना बातों का ही खाता है, ये तो एक बच्चा तो पूरा काम करता है।
जी तोड़ मेहनत कर रहा है। हम घर वाले आए कि भाई खाना खा ले, जो रख दे खा लूंगा। घर वाले कह रहे अच्छा, देखोगे ना, कम्युनिकेशन स्किल आपकी सोसाइटी में इमेज बिल्डअप करती है। इमेज जो आपका, देखो एक आइडेंटिटी वर्ड है हमारा, सोशियोलॉजी में नया टॉपिक आया आइडेंटिटी, पहचान। हम सब क्या है, बायोलॉजिकल ह्यूमन है, ठीक है ना। हम बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं, अंदर हमारे जो पार्ट हैं, ये सारी चीजें, बॉडी जो जुड़ी हुई है अंदर से बड़ा, ठीक है ना। बट ध्यान रखना कि इमेज जो बिल्डअप होती है हमारी, वो थ्रू कम्युनिकेशन होती है, संचार के माध्यम से। सामने वाला आपको किस तरीके से ट्रीट करेगा, ये आपका व्यवहारिक पक्ष, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संचार, ये आपका डिसाइड करेगा, ठीक है ना। पहले अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी की हम बात करें तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में कहावतें जो होती हैं, वहाँ बोलते हैं जीव का रस, मतलब कि वो आपकी जो जो आपने कहे गए शब्द हैं आपके, वो किस तरीके के हैं, कड़वे हैं या मीठे हैं, वो आपकी एक सोशल इमेज को तैयार करते हैं, ठीक है बेटा। उसी को हम क्या कहते हैं, संचार। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का ज्ञान सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपका कम्युनिकेशन। और क्लासरूम कम्युनिकेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यथासंभव संचार क्या होता है, यथासंभव संचार होता है जैसे भी करे शिक्षक। कभी कभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको इनफॉर्मल सेक्टर के। क्वेश्चन कितना डीपली है, ध्यान रखना, नोट भी कर लेना बेटा, ध्यान नहीं रहेगा आपके। अनौपचारिक क्षेत्र के उदाहरण देना। ये तो अच्छा है। अनौपचारिक होने से क्लासरूम में बचना, ये एक क्वालिटी है टीचर की। हमें क्लासरूम में अनौपचारिक नहीं होना है, बट ध्यान रखना अनौपचारिक क्षेत्र के एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जो भी हम आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम की बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया कि भाई बच्चा है कोई ऐसे है, तो ये सब एग्जाम्पल आपके अनौपचारिक क्षेत्र के ही हैं। अब इसमें हमारा क्या उद्देश्य है, क्या हमारा इंटरेस्ट है, क्या लालच है। जब हम किसी बच्चे को एक सीन क्रिएट करके कोई चीज़ें बता रहे हैं, आपकी इमेज बिल्डअप हो रही है वहाँ, तो आप देखोगे वो आपको याद नहीं करना है। तो आपके वो कई बार ऐसे इंसिडेंट होंगे, और ये तो सर ने बात बताई थी वहाँ, तो वो आपके माइंड में एक पिक्चराइजेशन सा हो गया है। तो अनौपचारिक क्षेत्र के उदाहरण देना तो अच्छी बात है क्लासरूम में टीचर का, बट अनौपचारिक नहीं होना है। रहना फॉर्मली है, स्टूडेंट टीचर के बीच जो एक रूल रेगुलेशन है, बाउंडेशन है, एक दायरा है, वो बना करके रखनी। कुछ टीचर इस चीज को भूल जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल तो बेस्ट हैं, होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बताते हैं, बट टीचर को इनफॉर्मल क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। क्लासरूम में क्या, क्लासरूम से बाहर भी यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टीचिंग में, ठीक है बेटा। अधिगमकर्ता विश्वविद्यालय परिवेश में एक ऐसा अपरिपक्व बालक है जो लर्नर होता है, जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण कर रहा है ताकि भविष्य में अच्छा नागरिक बन सके, जैसे अनौपचारिक उपकरणों के लिए स्थापना की जाती है। किसी भी विचार, क्रिया और कार्य को सीखना अधिगम का बुनियादी गुण और विशेषताओं पर निर्भर करता है। चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट, यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में हमने बताया है। फ्रैंक कहते हैं बालक के शरीर और व्यवहार में होने वाली परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है। विकास की अवस्थाएं, शैशव काल, जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, और किशोर अवस्था 13 टू 19। यहाँ 18 दिया है हमने, ठीक है। और प्रौढ़ आपकी स्टार्ट हो जाती है 19+। बट आप देखना बेटा, कोई भी बच्चा इस सोसाइटी का प्रोडक्ट होता है, ये आप कंक्लूडिंग वे में कह सकते हो। अब सोसाइटी में आपके घर वाले आ गए, पड़ोसी आ गए, मित्र लोग आ गए, आपके टीचर लोग आ गए, स्कूल का एनवायरनमेंट आ गया। हर एक बच्चा देखोगे ना, वो अपने सामाजिक परिवेश का प्रोडक्ट है। जैसा उसे बनना है ये समाज डिसाइड करता है, ये भी हम कह सकते हैं। चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया बेटा। यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे उठेंगे। इफेक्टिव टीचिंग, आपका फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, ठीक है। और एक आपका कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन आएगा। और अब कुछ साइकोलॉजिस्ट भी आपके दिए जाने लगे, इसलिए साइकोलॉजिस्ट को मैं 19 के बाद पहली बार बहुत अच्छे तरीके से आपको कराने वाला हूं, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का एक इसमें पार्ट जुड़ गया है आपका। बेटा ये आगे अब आप साइकोलॉजिकल रिलेटेड चीजें, इन्हें अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है, ठीक है। साइकोलॉजी से रिलेटेड आपकी चीजें हैं, तो इसमें क्या क्या है आपके, इमोशंस एंड सेंटिमेंट, संवेग एवं स्थायी भाव, ठीक है। अब संवेग को क्यों पढ़ रहे हो आप, इमोशंस की क्यों पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी का पार्ट है, आप बताओ क्यों पढ़ रहे हो इमोशंस।
तो टीचर और स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि वो साइकोलॉजिकली इतना डेवलप हो कि वो अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंट्रोल कर सके। अब किसी बच्चे को डांट दिया और वो बेचारा क्लास में रो ही रहा तो वो इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड है। ठीक है ना? तो ये क्या है, इमोशन सेंटिमेंट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, एज ए टीचर भी और एज ए स्टूडेंट भी। और ये हमारा जो इमोशनली बैलेंस बच्चा होता है वो लर्निंग अच्छी करता है। इमोशनली ज़्यादा जो बच्चा होता है, जिसकी भावनात्मक रूप से ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से टीचिंग लर्निंग में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएंगी। कई बार देखोगे ना, घर में कोई ऐसा बंदा होता है कि उसने मुझे यूं ही क्यों कह दिया, यहाँ से उठ के वहां बैठ गया, फिर तो लड़ाई होगी, भाई क्या बात हुई कि उसने यूं ही क्यों कहा, अरे इसमें कह दिया तो भैया क्या बात हुई। देखोगे ना, कभी कभी ये सोसाइटी में होती है, कई बार देखोगे। अब मान लिया किसी बच्चे ने किसी बच्चे को टॉक की गलत, अब मैं गया तो वो ऐसे बैठा, मैं भी क्या बात हुई कि उसने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा फिर क्या हुआ इसमें, क्या लगी तुम्हें भी बोलते हैं लोग ऐसे? मगर हाँ, कभी कभी बोल देते हैं भी सोसाइटी में। देखोगे, अगर इस सोसाइटी में आप रह रहे हो तो किसी भी बच्चे का, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बच्चों के साथ। किसी भी बच्चे को देखो, जो हम बच्चे को सोशलाइज करते हैं, आज हमने उसे एक ऐसा वातावरण दे दिया बिल्कुल क्रिएटिव आर्टिफिशियल, उसे बाहर नहीं जाने दे रहे, बच्चों के साथ खेलने नहीं दे रहे। अब क्या है, वो बड़ा हो गया, अब वो किससे अपने आइडियाज थॉट शेयर करेगा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है ना यूथ में, वो ही है। अब मैं कहता हूँ अपने बच्चों से, जाओ बाहर, पिटकाओ, पीट खाओ, अगर किसी ने दो चांटे मारे तो वो भी झेलने की क्षमता रखो। तो क्षमता रखोगे जब तो सर्वाइव करोगे आप। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं अपनी लाइफ में कि जो इमोशनली डेवलप नहीं हो पाए तो बाहर जा करके वो कुछ नहीं कर पाए। ये सोसाइटी क्या है, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच ये कहती है कि ये दुनिया एक जंगल है और इस जंगल में आपको जीने के लिए दूसरे को मारना पड़ेगा। ठीक है ना? मैं यहाँ क्लास में आमतौर पे इसे कहता नहीं, पता चला तुम ही एग्रेसिव हो गए, घर पहुंचे और जा करके लड़ाई कर दी। तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच ये कहती है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी बिल्डअप हो, ये सोसाइटी जो है ये एक जंगल के तरीके से, और यहाँ सर्वाइव करना आपके सोशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा? और सोशलाइजेशन होता है इन चीजों को मिला करके, समझ रहे हो नहीं? आज लड़कियां कैसे सोशलाइज हो रही हैं, लड़के को पकड़ के चाट दिया जी उसने, मैंने पूछा क्या बात हुई, क्या लगी जी, इसने इस लड़की को गाली दी, तो तूने क्यों पीटा? कि मेरी दोस्त है उसको गाली दी इसने। तो देखोगे ना, तो इमोशनली डेवलप होगी ना वो। तो देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सोशलाइजेशन में हम नेक्स्ट जनरेशन को, अब देखोगे लड़कियों को हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए डेवलप कर रहे हैं। कुछ लड़कियों का पहले व्यवहार कैसा था, हम सोशलाइज नहीं करते थे, पता चला किसी ने थोड़ी सी बात कही, पूरा दिन हो गया उसे रोते रोते, शाम गुजर गई, रोटी भी नहीं खाई जी उसने, कि जी क्यों नहीं खाई, मुझे ऐसा क्यों कहा। अरे भाई कह दिया ठीक है, भूखे क्यों मर रहे हो, सामने वाले को ऐसी टोक क्या, वो वही जाके भूखा मरे, तुम खा पी के सुन रहे हो। ठीक है बेटा? इमोशनल, इमोशंस एंड सेंटिमेंट, इन्हें अच्छे तरीके से कर लेना, ज्यादा टफ नहीं है, समझोगे तो अभी समझ में आ जाएंगे। मूल प्रवृत्तियां हैं एक हमारी, विलियम मैकडोनल्ड ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम मूल प्रवृत्तियों का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी 1908 में किया है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? देखो, ये आई है, ये एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक व्यक्ति है। इसके अंदर कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं जो पशु के अंदर मिलती हैं, दोनों में सेम है। बट ये जो सोशलाइज बिहेवियर है, ये हमारी व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाता है। किसी भी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति का मतलब हमारे अंदर वो पशु प्रवृत्ति मिलती है। जैसे हम हिंसक होने की बात कर रहे हैं, गुस्सा आया ना आपको और आपने, तो किसी टारगेट को अचीव करने की जो प्रवृत्ति है वो पशु के तरीके से होती है। देखोगे ना, लोग इनमें जो झगड़ा होता है वो क्यों होता है? एरिया को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के, ईर्ष्या को लेकर के। तो ये जो मूल प्रवृत्ति हैं ये पशु और व्यक्ति दोनों में मिलती हैं, सेम मिलती हैं। बट सोशलाइजेशन के थ्रू इस मूल प्रवृत्ति को हम दबा देते हैं, किसके कारण? सोशलाइज बिहेवियर के कारण। आप देखोगे जब रेपिस्ट कोई है तो रेप करता है तो उसे पता होता है कि ये चीज गलत है, बट वो उस टाइम करता है उसे, क्योंकि ये मूल प्रवृत्ति उसकी सोशल वैल्यू पे ज्यादा हावी हो गई है। कई बार देखना तुम, सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति है, उसे पता है ये एक्ट गलत है, बट वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? इन मूल प्रवृत्ति की वजह से। मूल प्रवृत्ति उस सामाजिक पक्ष पर हावी हो जाती है। ठीक है? हम जो आप यहाँ बैठे हैं, हम सब सोशलाइज पर्सन हैं, बट कभी कभी क्या है कि ऐसे एक्ट हो जाते हैं कि जो ये मूल प्रवृत्तियां उसको बाध्य करती हैं। एक मूल प्रवृत्ति है ग्रेगेरियस इंस्टेक्ट का जिक्र इसने किया है,
मैकडोनल्ड ने, उनने कहा है कि सभी व्यक्तियों में, जीवों में भी एक प्रवृत्ति मिलती है, सामूहिक ग्रीगेरियस इंस्टेक्ट, समूह में रहना, सामूहिकता की भावना। अगर किसी व्यक्ति को जो पनिशमेंट देना हो, एक क्लासरूम से क्वेश्चन बनता है, कक्षा में कोई बच्चा उद्दंडी है, उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट है आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, बच्चे को कक्षा से बाहर भगा देना, ये सबसे बड़ा चरम है आपके पनिशमेंट की। सोसाइटी से हुक्का पानी बंद कर देना, पहले आपने देखा होगा समाज से हुक्का पानी बंद करने का मतलब ये नहीं था कि उसे बीड़ी हुक्के बंद कर दिए उसके, यानी कि उसे बायकॉट कर दिया कि हम इससे बात नहीं करेंगे। आज भी सोसाइटी में सबसे ज्यादा है, जब छोटे बच्चे से मम्मी नहीं बोलती मैं तेरे से बात नहीं करूंगी जा, और फिर देखोगे कितना मन आता है। वो मूल प्रवृत्ति, हम समूह में रहना पसंद करते हैं। किसी भी व्यक्ति बच्चे का क्लासरूम से बाहर भेज देना बायकॉट की बात है, और ये विलियम मैकडोनल्ड थे जिन्होंने इसके बारे में बताया है, मूल प्रवृत्तियों के बारे में। ठीक है बेटा, अब चलते हैं संवेग। इमोशंस वर्ड से बना है। इमोशंस का मतलब क्या है? लैटिन भाषा के इमोवेर वर्ड से बना है। उत्तेजक दशा का द्योतक है ये। प्रमुख मानवीय संवेग सुख, दुख, प्रेम, भय, आशा, निराशा, लज्जा, गर्व, ईर्ष्या, आश्चर्य, सहानुभूति, ये सब आपके इमोशंस हैं। और ध्यान रखना, कोई भी डिसीजन आपका अगर इमोशंस में लिया गया है तो उसके गलत होने की डिग्री ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप देखोगे ना, एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, अगर आप समझोगे तो समझने की बात है। बस यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये इस समस्या में घिरा हुआ है, ये समस्या है बहुत भारी, इसमें ये व्यक्ति घिरा हुआ है। ये किससे सलाह लेता है? जो ये समस्या से बाहर है। कैसे किया जाए भाई? ये कहता है तू तो बेवकूफ है, इसका तो बिल्कुल सॉल्यूशन है हमारे पास। क्यों बता रहा है? क्योंकि इसका जो दबाव है वो इस पे नहीं है। और सपोज दैट कल हो जाए ये समस्या में घिर जाए और इसके पास ये समस्या ना हो, तो फिर ये इसका सलाहकार हो जाएगा। इसी सिद्धांत के बिहाफ पर पहले जो मंत्री परिषद होती थी, राजा की पूरी कैबिनेट होती थी, क्यों अकेला नहीं लेता था वो डिसीजन? क्योंकि जब हम इमोशनल स्टेट में होते हैं, किसी भी उसमें ज्यादा सुख में है तो भी हम, वो है ना, मैं आज उड़ती फिरूं हवाओं में जो उड़ना है वो जमीन से 4 फुट ऊपर, वो इमोशनल स्टेट है। कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेने का मतलब है नॉर्मल होकर के लेना, इसको बिल्कुल सेंटर में रख के लेना। ठीक है ना? जब जब भी इमोशनल स्टेट में अवस्था में ऐसे निर्णय लिए गए, सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, राजा दशरथ का 3 वचन देना, जी का जंजाल बन गया ना। अपनी रानी से कह दी कभी भी 3 वचन मांग लेना मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसे ही हम सोशल लाइफ में भी कहते हैं कि जाओ हम ये चीज कर देंगे। इन चीजों को लेकर के कभी भी कोई निर्णय लिया गया तो अक्सर बताते हैं, मोस्टली, मुख्यतः, अधिकांशतः गलत होगा। कह दिया ना कि जाओ आज से हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, अब पता चला 5वें दिन शादी है और रसगुल्ले की खुशबू आ रही है, अब फिर पछता रहे हो, अरे आज तो दावत है, हमने ऐसा क्यों कहा, किस स्थिति में कह दिया, आप उस स्थिति को कोस रहे हो आप। तो ये संवेग है बेटा। ठीक है, ये किसी भी टीचर और स्टूडेंट में बैलेंस होने जरूरी हैं। ये टीचर टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, ये आपके सोशल एस्पेक्ट को निर्धारित करता है। देखोगे ना, कोई व्यक्ति इमोशनल है, बार बार उसे गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैच्योर होना जरूरी है। कभी जरूरी है गुस्सा आना, कभी जरूरी है, कभी तुम कहो सर ऐसी बात क्यों कह रहे हो, कभी कभी जरूरी है, बट ऐसा नहीं कि रोज रोज आप गुस्सा कर रहे हो तो घर वाले कहेंगे अरे तो ऐसे ही है बस। ठीक है, तो ये मानवीय संवेग है बेटा, इमोशन समझ गए। जब ये संवेग आपके व्यवहार में परमानेंट हो जाते हैं तो वो आपके सेंटिमेंट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और ध्यान रखना, देखो ये किसी बुक में से मत पढ़ना, मैं तुम्हें एग्जांपल जो बता रहा हूँ, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, मैं अपने ऊपर अपना एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। 6 क्लास में हम थे तो 12th के बच्चे वहां आकर के लड़कियों को देखते थे, तो हम सोचते थे ये लड़कियों में क्या देखें, बट आप देखोगे जब हम 12th में गए तो हम उसी जगह आकर के फिर हम भी देखते थे। तो इमोशंस जो हैं बच्चे के स्टेज बाय स्टेज डेवलप होते चले जाते हैं। ठीक है ना? आप देखोगे जब अनमैरिड बच्चा होता है और कोई गार्जियन अपने बच्चे को खिलाता है तो उस पर कमेंट करते हो, देख कैसे खिला रहा, देख कैसे खिला रहा। ये क्या है कि उसमें इमोशंस अभी डेवलप नहीं हुए। और ध्यान रखना, एक बाबा के इमोशंस डेवलप होना, वो अपने पोते से सबसे ज्यादा लाड करता है। और अगर जिसमें वो इमोशंस नहीं है, वो क्या कह रहा है, लग रहा है क्यों बुढ़ापे में परेशान हो रहा है, अपना भजन करी से क्यों खिला रहा, ये क्या करेगा, इमोशंस तो उसके डेवलप है ना। तो ऐसे ही ये जो लाइफ है हमारी,
इसमें इमोशंस डेवलप होते चले जाते हैं और उन्हीं के बिहाफ पर व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, आप देखोगे जब तक आपकी शादी नहीं होगी तो जो वो हस्बैंड वाइफ के प्रेम है उनके बारे में आप नहीं जान पाते और दूसरे के ऊपर कमेंट करते। बट जब हम आते हैं, मेरी पूरी लाइफ में देखोगे ना, मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मुझे ये चीज, उस दौर से हम गुजरते हैं। ठीक है ना, और हम देखते हैं कि जिनको हम क्रिटिसाइज करते थे और ये क्या कर रहे हैं भैया, ऐसे थोड़ी हो गया, देखियो हम ऐसे ही उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। जब मैं वो सीन होता है ना हमारे साथ, तो मेरे याद आता है कि हम उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, बताओ ऐसे क्या होता है। ठीक है ना, तो जब आपके पास बच्चे हो जाएंगे तब आप बच्चे को स्नेह करोगे, प्यार करोगे, और उन जो आप क्रिटिसाइज करते हो उन्हीं चीजों से गुजरते हैं। तो इमोशंस होते हैं हमारे, इमोशंस जब परमानेंट होते हैं तो सेंटिमेंट बन जाते हैं। और ये ध्यान रखना बेटा, कोई भी सेंटिमेंटल ऐसे नहीं होता कि वो जन्म से ही सारे सेंटिमेंट लेके पैदा हुआ है। ये एज वाइज एज आपको मिलते चले जाते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड होते हैं, अर्जित होते हैं। तो इमोशंस और सेंटिमेंट्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसे पढ़ लो। संवेग की परिभाषा, संवेग प्राणी की एक जटिल दशा का द्योतक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखो, साइकोमोटिव। साइकोमोटिव एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी। साइकोमोटिव क्या होता है, बताएगा कोई बच्चा? इमोशनल इंटेलिजेंसी। देखो एक पैटर्न ये होता है, जो ये है डिसेंट वे है, समझ रहे हो? ये बिल्कुल ऐसे कॉलर रख के जाते हैं हम ऑफिस में, और पता चला ये ऐसे स्कूल में घुसे बच्चा, तो फिर क्या कहोगे, अच्छा इन्हें नीचे कर। तो ये किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, उसका ड्रेस कोड, उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर। और अगर सोसाइटी में डीपली जाओगे, जो हमारा हेयर स्टाइल है ये भी हमारी अप्रोच को शो करता है। ध्यान रखना, ये बहुत डीपली है, इसे आप समझ नहीं पाओगे, ये आपके सर से ऊपर जाने वाला है। किसी भी व्यक्ति के थॉट प्रोसेस को समझना है तो उसकी हेयर स्टाइल से आप समझ लेना। अब जो युवा हैं वह यहाँ तक के देखना, लड़के लड़कियों जैसे बाल, और ठीक है ना, तो आप उसकी साइकोलॉजी समझ जाते हो। पैटर्न ऑफ बिहेवियर हमारे दिमाग की रीडिंग कर देता है। समझ रहे हो नहीं चीजें? मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, इनफॉर्मल वे का बता रहा हूँ मैं आपको। गांव में, गांव की हम बात करते हैं, मोस्टली गांव से हम बिलोंग करते हैं। तो एक बच्चा एक दिन हमारे यहाँ आया कि भैया मुझे छुपा लो कहीं। नहीं, वो क्यों छुपा ले? कहने लगे जी घर वाले मुझे पीटने को फिर रहे। तो क्यों पीटने को फिर रहे भाई? उसने कह दिया मेरी कटोरा कटिंग करा दो। वो कटिंग ऐसी होती थी, वो एक वाहियात बच्चे का इंडिकेशन है। ध्यान रखना, एक नॉर्मल बच्चे के थॉट प्रोसेस, उसका ड्रेस कोड, उसकी अपीयरेंस से पता चलता है। एक वाहियात बच्चे का ड्रेस कोड आप देखोगे ना, किसी बच्चे ने ऐसे कर ली, किसी ने ऐसे ड्रेस कटिंग करा ली, तो आप उससे बचोगे, अरे पता नहीं कौन है, कैसे आ गया ये। तो वाहियात डिसेंट वे और वाहियात वे दोनों आपको उसके ड्रेस कोड पैटर्न से पता चलते हैं। जैसे हम जाते हैं कहीं भी ड्रेस खरीदने, तो आप देखोगे ना, कपड़ा जो है उनसे पहले कहते हैं भैया हम टीचर हैं, हमें टीचिंग के हिसाब से दिखाना। जो और बच्चे वो फटी हुई वो ले रहे हैं जीन्स, और वो फटी हुई जीन्स महंगी है इनके मुकाबले में। तो एक ड्रेस कोड किसी भी सिचुएशन को, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ आपका रेफरेंस ग्रुप है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। आपका पैटर्न ऑफ बिहेवियर आपका प्रोफेसर के तरीके से लगेगा। आप जो है प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो बहुत सी चीजें आप अडेप्ट कर लेते हो कि जिस तरीके के एक टीचर में होनी चाहिए। ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति का अपीयरेंस मोस्ट ऑफ द पहले ये बता देता है कि ये व्यक्ति इस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। जो भी समझदार पर्सन होता है, जो भी समझदार व्यक्ति होता है, किसी भी व्यक्ति के ड्रेस कोड, उसके हाव भाव को देख करके बता देता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा है साइकोमोटिव। मनोदैहिक, हिंदी में लिखते हैं इसे मनोदैहिक अवस्था। अब ज्यादा नहीं इसमें मैं लेक्चर नहीं दूंगा या ना शब्द ज्यादा नहीं दूंगा, एक सिचुएशन बताऊंगा आपको। साइकोमोटिव स्टेट वो होती है जो किसी भी व्यक्ति की मन और दैहिक, हमारा मन और बॉडी दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। ध्यान रखना, मन और बॉडी, थॉट प्रोसेस और बॉडी के गेस्चर पोस्चर हमारे इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी कि अभी मैंने बताया ना कॉलर ऊपर करके वो, तो उसमें एक वो दादागिरी वाली है ना कि हाँ भाई ठीक है ना। कोई डॉगी है, एक डॉगी जा रहा है, कि दो स्थिति हैं, देखोगे ना जब उनमें झगड़ा होता है। स्ट्रीट डॉग पे काफी एग्जाम्पल है आपके, टीचिंग लर्निंग को लेकर के, हैबिट को लेकर के, साइकोमोटिव स्टेट को लेकर के। जो सामने डॉगी दौड़ता जा रहा है, जिसके पीछे पूरी फौज लगी हुई है, वो
उसके बॉडी लैंग्वेज देखना आप, और जो पीछे आ रहा है जो डोमिनेंट है उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना। तो साइकोमोटिव का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति की मन स्थिति उसके गेस्चर, पोस्चर, हाव भाव से पता लग जाती है। ठीक है ना, तो ये साइकोमोटिव स्टेट होती है बेटा। और ये किससे रिलेटेड है आपकी, देखो आप सब जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, कल आपका जेआरएफ हो जाएगा, आप अपने गाइड के पास जाओगे और गाइड के यहाँ ऐसे खड़े होगे, जी जी जी, जितनी आपकी ज्यादा आवश्यकता होगी सामने वाले के सिग्नेचर की, उतने आप देखना ऐसे रहोगे बिल्कुल। और सपोज दैट आपको काम नहीं है किसी से, यहाँ डीएम निकला जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जा रहा है, तो तुम क्या कहोगे, अरे डीएम जा रहा, जान दो तो मेरा क्या मतलब है भाई, मैं डीएम होएगा अपने घर का होएगा मेरा तो। बट वो प्रोफेसर जो आपको गाइड मिली हुई है, वो प्रोफेसर आपकी लाइफ निर्धारित कर रही है, वहाँ आपका व्यवहार बड़ा ऐसे होगा। इसी को बोलते हैं साइकोमोटिव। किसी व्यक्ति की जो मेंटल स्टेट है, सामने वाले को कितना रिगार्ड आप दे रहे हो, वो आपकी खड़े होने की वहाँ सिचुएशन बता रही है। तो इसी को बोलते हैं साइकोमोटिव स्टेज। जैसी हमारी साइकोलॉजी है होती है, वैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज उस चीज को बता देती है। ठीक है ना, आप देखोगे सोसाइटी में जब आप निकलते हो तो किसी व्यक्ति को आप रीड आउट थोड़ी करते हो कि भाई ये कौन सी क्लास में है या ये किसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैसा है। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी उसे देखते ही उसके बारे में एक फ्रेमवर्क दे देती है। जैसे एआई देती है ना, किसी व्यक्ति को देखा और तुमने क्लिक किया और पूरी एआई एक 5-6 पैराग्राफ आपको देती है उसके बारे में कंटेंट, ऐसे ही आपका माइंड पर्टिकुलर बंदे को देख करके उसके बारे में उसके कैरेक्टर जो बखान देता है, ये ही आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी कहलाती है। ठीक है बेटा, चलें आगे। इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स किसी भी टीचर और स्टूडेंट के लिए बैलेंस होने जरूरी हैं, क्योंकि इनके बिना हम क्लासरूम में अच्छे तरीके से बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं बना सकते। किम्बालियन का है ये बेटा, पढ़ लेना आप। ये सारे इमोशंस के हैं। बालक क्या दिया हुआ है, जेनेटिक कैरेक्टर पर्सनैलिटी इक्वल टू एनवायरमेंट मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर, ये पर्सनैलिटी की बात हुई है। सेंटिमेंट स्थायी भाव संवेगों का वह सार है जो स्थान स्थिति ग्रहण कर लेता है। माता का शिशु के प्रति स्थायी भाव डेवलप होना। ठीक है, स्थायी भाव क्या है, जो माता का शिशु के प्रति परमानेंट बिहेवियर हो जाता है, वही हमारा वात्सल्य कहलाता है। स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित, इसको ध्यान रखना बेटा, इस बच्चे को नहीं पता है अर्जित और प्रदत्त, एक्वायर्ड पता है सबको, इसको पता नहीं है ईमानदारी से हैंड रेज कर दे ऐसे कि नहीं मैं नहीं जानती। जानते हो आप, बताओ। जो हमने अपने प्रयास से प्राप्त किया है उसे क्या लेते हैं, अर्जित। और प्रदत्त होते हैं जो सोसाइटी के द्वारा हमें दिया गया। समझ लेना बेटा, लिख लेना इसे। नेक्स्ट चलते हैं। विशेषताएं क्या है बेटा, अर्जित है, मानसिक रचनाएं हैं, मूर्त अमूर्त व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व हैं, व्यवहार को प्रेरित करने और निर्देशित और नियंत्रित करने वाले हैं। कौन से, सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट क्यों पढ़ रहे हो आप साइकोलॉजी में, टीचिंग में क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि ये हमारे व्यवहार को डायरेक्टेड करते हैं, निर्देशित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इनमें अनुभव समाहित होता है। मूल प्रवृत्तियां परंपरागत जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्तियां हैं जो प्राणी को किसी वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने और उसे देखकर विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करते हैं। इससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए प्रबल इच्छा अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मूल प्रवृत्ति क्या है, अभी कोई मिठाई का डिब्बा लेके आया क्लास में, फिर वो बताया जी मेरा जेआरएफ हो गया है सर, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, है बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा। इंसान की मूल प्रवृत्ति है वो ईर्ष्या करता है, बट मात्रा पे डिपेंड करेगा। आप सोशलाइज पर्सन हो, आप क्या कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन सभी कहेंगे, किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा जेलेसी है, थोड़ा सा कम है, जेलेसी सब होगी। मैं देखो मैं आपको एक चीज, कुछ चीजों को हम बैलेंस करके सही डायरेक्शन दे देते हैं। मैं आपको जो नेक्स्ट चीज पे जा रहा हूँ उसे समझना। हमारी मूल प्रवृत्ति है ह्यूमन की कि देखो जब आपका जेआरएफ होगा तो आपके ब्लड रिलेटिव, फादर मम्मी पापा दादा दादी, उनसे अलग बहुत कम लोग आपसे खुश होंगे सोसाइटी में। ध्यान रखना, कुछ तो जहर ढूंढते मिलेंगे, कहीं से जहर मिल जाए और हम खा लें। एक हमारी स्टूडेंट थी कैंपस में, वो
जब किसी का रिजल्ट आता था तो दो चार उसके साथ ही घूमते थे। मैंने कहा भाई क्या बात है, कहने लगे जी आज जम्मू का रिजल्ट आया है इसकी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, औरों का हुआ है वहाँ, अब ये परेशान है, जहर ना खा ले इसलिए इसके साथ घूमे। ह्यूमन बीइंग की प्रवृत्ति की ईर्ष्या होती है, और बेटा होनी भी चाहिए, क्योंकि जहां ईर्ष्या आपके अंदर नहीं होगी तो आप अपने प्रयासों को नहीं बढ़ाओगे। जब आप दूसरे से तुलना करते हो तो आपके टारगेट जो है उसको प्राप्त करने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। मैंने आपको बताया नेगेटिव मोटिवेशन, ये ही नेगेटिव मोटिवेशन है जो आपके अंदर ईर्ष्या हुई है, तो आपने 2 घंटे जाकर के बढ़ा दिए, सब घर जाकर के 2 घंटे और एक्स्ट्रा मैं पढ़ने वाली हूँ, पढ़ूंगी मैं, क्योंकि मुझे भी जेआरएफ निकालना है। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन ही है जो आपको कहाँ मिलेगी। और पता चला तुमने आज ही किताब छोड़ दी, मैं नहीं पढ़ रही, इसकी मेरी इसका जेआरएफ हो गया, तो ये क्या है, ये उसका एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा। तो किसी भी चीज को आप किस तरीके से यूज करोगे। देखो मैंने एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया आपको, इस दुनिया में किसी भी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव होना उसकी मात्रा पे डिपेंड करेगा। वो दोनों ही कैरेक्टर रख रही है, कोई भी चीज है दोनों ही चीज रख रही है। अब ये पेन है, इस पेन से नाना पाटेकर एक मूवी में मर्डर भी कर देता है, और इस पेन से क्लास में टीचर पढ़ा भी रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप उस चीज को यूज कैसे कर रहे हो। तो आपके अंदर जो ईर्ष्या है, आपके अंदर जो असंतुष्टि के भाव हैं, वो भी होने जरूरी हैं आपकी प्रोग्रेस के लिए, बट आप किस तरीके से उसे यूज करोगे ये डिपेंड करेगा आपका बैलेंस पर्सनैलिटी पे। ये बेटा कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट थे आपके, जो इमोशन सेंटिमेंट्स हैं आपके। मूल प्रवृत्तियों की यहाँ पे जन्मजात संवेग से संबंधित आदतों में भिन्नता प्रकट करती है, संशोधित होती है। मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए संवेग। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का बना है वो मैं बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आया है आपका, आया ना बेटा, पलायन और भय वाला, कहाँ पे आया है बताओ, प्रीवियस ईयर में। मूल प्रवृत्ति और इससे जुड़े हुए संवेग, ये सारी आपकी ये अलग अलग टेबल है बेटा, जाना तो नहीं है। मूल प्रवृत्ति और इससे जुड़े हुए संवेग, पलायन, भय, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ। कोई भी जीव इस दुनिया में पलायन कब करता है, जब भय अंदर होता है। बच्चे का स्कूल से भाग जाना, कब भागता था वो, जब उसके अंदर भय होता था। आज भय नहीं है, आज पहले स्कूल से बच्चे को लाना है तो बच्चा कह रहा नहीं अभी तो 1 घंटे बाद चलूंगा, वहां खेल रहा है वो, ठीक है ना। सिक्योरिटी, सुरक्षा का जो पैलेस है, कोई भी व्यक्ति है, जीव है, सुरक्षित स्थान को चुनता है। अगर उसे ये लगने लगे कि यहाँ सुरक्षा नहीं है तो भाग जाएगा, चाहे उसका घर ही क्यों ना छूट जाए, घर तो फिर बना लेंगे जिंदा रहे तो, ठीक है ना। तो ये क्या है, पलायन, भय, शिशु रक्षा, वात्सल्य, जिज्ञासा, आश्चर्य। आश्चर्य, आपको जब कोई ये कह देता है कि तुम्हें अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो तुम बार बार पूछोगे कौन सी बात थी, कौन सी बात थी। मूल प्रवृत्ति हम अंदर है, हम जानना चाहते हैं, और यहाँ से ही आपकी रिसर्च की यूनिट शुरू होती है। तो मूल प्रवृत्ति आपकी जिज्ञासा, जानना चाहते हो आप, क्यों, क्योंकि इससे होने वाला जो आश्चर्य है वो ऐसा हो गया, क्यों न्यूज देख रहे हो आप, क्योंकि उससे जो आश्चर्य मिलता है उससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। आत्म प्रदर्शन, श्रेष्ठता की भावना, ये तुम्हें मिलेगा जब शादी होती है। किसी के पास एक 1.5 तोले की चैन है सोने की, वो पड़ोसन से कह रही है अपनी 3 तोले वाली दे देना, मुझे 1 तोले वाली नहीं पहन के जान। श्रेष्ठता की भावना इस सोसाइटी में हम शो आउट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं चीजों का, हमारे पास ये है। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, क्योंकि सबकी पता है सोसाइटी में, इस सोसाइटी में जब हम लोगों के साथ एक व्यवहार करते हैं तो सबकी इकोनॉमी, स्टेटस है, पैसा वगैरह सबका पता होता है। बट व्यक्ति का एक मूल प्रवृत्ति है, वो आत्म प्रदर्शन करना चाहता है। करते हैं आत्म प्रदर्शन लोग, अलग अलग जगह देखोगे आत्म प्रदर्शन चल रहा है। यहां से एक वर्ड लिख लेना बेटा, कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव। आज के टाइम में ट्रेंड में चल रहा है एनटीए में, एनटीए इस क्वेश्चन को बहुत दे रही है। कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव का मतलब है दिखावटी खर्च। ये समाज में क्या लेके आ रहे हैं, तनाव, और तनाव क्या लेके आ रहा है, हार्ट अटैक। हार्ट फेल हो गया भैया, क्यों हो गया, क्योंकि सारी जिंदगी की जो तनाव है वो ये दिल ही झेल रहा है, और ये ज्यादा नहीं झेल पाता।
आज क्यों तनाव हो रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति में जुड़ गया है कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव करना, दिखावटी खर्चे करना। बुनियादी जरूरतें रोटी कपड़ा और मकान की है। मकान 4 कमरों का हो, 6 कमरों का हो या बड़ी विला हो, रहना तो आपको ही है। खाओगे तो 2 रोटी, ज़्यादा पैसे कमाओगे 2 रोटी को बंद कर दिया, डॉक्टर शुगर होगी जी 2 रोटी भी नहीं खानी है आपको, खत्म। तो ये कॉन्स्पिशियस एक्सपेंसिव बेटा, आत्म प्रदर्शन, सामूहिकता, एकाकीपन, ये ग्रीगेरियस इंस्टेक्ट है बेटा जो मैकडोनल्ड ने दी है। फूड सीकिंग, भूख, भूख की वजह से क्या करते हैं हम? भोजन को ढूंढ रहे हैं। देखोगे ना, एक आपके मीड आते हैं, मीड, जीएच मीड, ये विचारक हैं। इन्होंने बताया कि सोशल एक्शन कैसे होगा, कोई भी एक्ट क्यों करते हो आप। तो इसने 2 तरीके से बांटा है इंटरनल में। सपोज दैट कोई भी एक्ट है, हमारे अंदर जब भूख लगती है तो माइंड को सिग्नल जाता है पेट से कि भाई हाँ भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, और माइंड थिंकिंग करने लगता है अच्छा अब क्या किया जाए, तो भोजन की व्यवस्था की जाए, और माइंड उसके बारे में सोचता है। फिर वो हाथों को ऑर्डर देता है भाई चलो जल्दी फ्रिज खोलो, फ्रिज खोले, वहाँ से ब्रेड निकाले, मक्खन लगाया और खा लिए। सपोज दैट घर में ब्रेड नहीं है तो आप दुकान वाले के यहाँ जाओगे, दुकानदार को पैसे दोगे, ब्रेड लोगे, और आपने ये एक्ट किया, यही सोसाइटी को बिल्डअप कर रहा है। कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में, एक तो हमारी बुनियादी आवश्यकता है, इनकी पूर्ति के लिए हम सोशल एक्ट करते हैं, और सोसाइटी क्या है? एग्रीगेट ऑफ सोशल एक्शन। इन सभी सामाजिक क्रियाओं से मिलकर सोसाइटी बनती है, वो कहता है। फूड सीकिंग हमारी मूल प्रवृत्ति में है। हम भोजन को फ्रिज में क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि कल भूख लगेगी तब काम आएगा ये। ऐसे ही फ्रिज होते हैं पक्षियों के, आपने देखे होंगे पक्षियों के फ्रिज कैसे होते हैं। तुमने नियर प्रकृति के नजदीक जब जाओगे, सपोज दैट कोई कौवा है, आज लुप्त हो रहे बेटा, ये कनागत में श्राद्ध पीरियड में ढूंढते फिरते हैं कोई कौवा मिल जाए, नहीं मिल रहे। आपने इसे रोटी डाली, क्या कहा बेटा? आपने इसे रोटी डाली, आज लुप्त हो रही हैं। पहले रोज बोलते थे, अगर मुंडेर पे बोले तो एक वो माना जाता था, आज कोई मेहमान आएगा, है नहीं, इंडिकेशन देते थे और ज्यादातर एक्यूरेसी होती थी उसमें। जब इसे आप रोटी डालते हो और इसने खा लिया, ये कंजप्शन हो गया इसका, तो फिर ये इस रोटी को क्या करता है, जैसे मिट्टी के वो पड़े होते हैं ना, ये उनके नीचे रख के और उस पर वो रख देता है, स्टोर कर लेता है अपना। इसके कारण स्टोर कर रहा है क्योंकि इसे पता है भूख लगने वाली है, कल भी जरूरत पड़ेगी। संग्रह, अधिकार की भावना, इसे डोगी भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। संग्रह क्यों कर रहे हैं? अधिकार की भावना की वजह से। आप अकेले हो, पता चला गाड़ी 3 है, तुम दिखा रहे हो पड़ोसियों को मेरे पे 3 गाड़ी है। तो देखोगे रचना का आनंद, जब आप कोई बुक लिखते हो और वो बुक कंप्लीट होती है, सपोज दैट जब आप पीएचडी करोगे, जब पीएचडी करोगे तो सबके नाम लिखवाओगे, सब दिखाओगे देखो ये मेरी पीएचडी लिखी हुई है, उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आपको, इसलिए आप वो पीएचडी कर रहे हो क्योंकि इससे होने वाले आनंद की प्राप्ति के लिए। ठीक है। आदत क्या होती है? जब शुरू में स्वेच्छापूर्वक किया जाने वाला कार्य धीरे धीरे आदत बन जाता है। आदतें कैसी होती हैं? मनोशारीरिक, भाषा संबंधी, ये भी आदतें होती हैं। और नॉर्थ इंडिया में कुछ वर्ड गाली गलौज कॉमन तौर पे हम यूज करते हैं, वो भाषा संबंधी आदतें हैं। जो उस वॉइस को क्रिएट कर रहा है उसे पता नहीं है ये गाली है। हमारी सोसाइटी में बहुत से बच्चे देखोगे डेली रूटीन में उन्हें वर्ड को यूज करते हैं, तो भाषा संबंधी आदतें हैं, उसकी बॉडी में वो लैंग्वेज वो इंक्लूड है। किसी को बोल रहे तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हाँ भाई। तो देखोगे ना कि ये कुछ आदतें ऐसी हैं जो परमानेंट बिहेवियर इन ह्यूमन बीइंग, उसे किसी और नहीं बताया, कहने लगे भाई ये आदत ये तो गलत होता है, क्यों जी ये तो गाली है, कहने लगे कौन क्या गाली है, हमारे को मम्मी पापा नहीं सिखाया हमें ये। तो ये भाषा संबंधी आदतें। मनोशारीरिक कैसी होती हैं? मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आई ब्लिंकिंग। आई ब्लिंकिंग कम्युनिकेशन में हम जिक्र करते हैं। आई ब्लिंकिंग क्या होता है? ये है आई ब्लिंकिंग। ये कोई संदेश भी लेके जा रहा है, मैसेज लेके भी जा रहा है, बट जब ये आदत में आ जाता है तो एक बीमारी भी है ये। अब वो कुछ लोगों को देखने को मिल रही है, कुछ लोग बॉडी से ऐसे ही, हमारे सीनियर थे वो इस चीज को बार बार करते रहते थे, कोई ऐसे हाथ को चटकाता रहता है। अब क्या है, आई ब्लिंकिंग है कि ये बीमारी के तौर पे भी है, कुछ लोगों में होती है ये, बट ये ऐसी डिजीज है इनका कोई इलाज नहीं है। और कोई व्यक्ति जब कंटिन्यू किसी चीज को करने लगता है, देखोगे ना कि कोई व्यक्ति पैर हिला रहा है ऐसे बैठ के यूं यूं कर रहा है, उसे रोक दिया जाता है, नहीं भैया नहीं करना। तो
कोई भी एक्ट है जो पर कंटिन्यू आपने किया कुछ दिन, तो वो आपकी आदत में आ जाएगा। तो आदत क्या होती है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर नोन एज लर्निंग। और कभी कभी ये आदत भी लर्निंग का पार्ट होती है। तो आदत क्या है? स्वेच्छापूर्वक शुरू में किया जाने वाला कार्य धीरे धीरे आदत बन जाता है, मनोशारीरिक भाषा संबंधी आदतें। और कोई भी व्यक्ति ये कहता है 60 दिन तक आपने जो एक्ट किया है तो आपकी आदत बन जाएगा। सपोज दैट पॉजिटिव वे में आप सुबह 3 बजे उठना शुरू करो, पहले दिन नहीं उठा जाएगा, 5 मिनट, फिर पता चला तुम रोज 6 बजे उठ रहे, 6:30 उठोगे। लगातार 60 दिन आप 3 बजे उठो, आपका JRF हो जाएगा। फिर आपकी लाइफ में आप 3 बजे ही उठना शुरू कर दोगे। ये आदत बिल्डअप करने की बात है। अच्छी आदतें आपको रिजल्ट देके जाती हैं, बुरी आदतें बीमारी देके जाती हैं। आज सबसे ज्यादा बुरी आदत है 7 बजे तक सोना, 8 बजे तक सोना। हम तो 10 बजे तक सोए जी, तुम तो 8 बजे ही उठ जाओ। स्टेटस सिंबल है बेटा, डिजीज देके जा रही है, बीमारी देके जा रही है। अगर 60 दिन तक कंटिन्यू कोई भी आपने एक्ट किया तो वो आपकी आदत बन जाएगा। और इसे ध्यान रखना बेटा, ये क्या है? आई ब्लिंकिंग मैसेज भी है और डिजीज भी है। आज बहुत लोगों को ये सोसाइटी में हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जब बीमारी है तो ये कोई मैसेज नहीं लेके जा रही, बट कभी कभी जब ये एक्ट किया जाता है, गोविंदा के गानों में बहुत आता है, तब वो एक मैसेज लेके जा रहा है, ठीक है ना। छोटे बच्चे को हम कर रहे हैं ऐसे, तो वो क्या है, छोटे बच्चे को ऐसे कहा भाई तुझे चॉकलेट ला रहे हैं, उसकी तरफ को ऐसे किया तो समझ जाता है इसे नहीं मिलने वाली चॉकलेट। तो एक मैसेज है ये, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं टीचिंग।